जी एडवांस 2022 पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, लेट पी क्यू आर एस बी कोऑर्डिनेटर इन विच क्यू आर इक्वल टू 1, एक साइड 1 दिया हुआ है क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 70 डिग्री, और एंगल पी क्यू एस इक्वल 15 डिग्री, एंगल पी आर एस इक्वल टू 40 डिग्री, और एंगल आर पी एस इक्वल थीटा। पी क्यू लेंथ दिया है अल्फ़ा, पी एस लेंथ दिया है बीटा, और हमें निकालना है 4 अल्फ़ा बीटा साइन थीटा की वैल्यू। यानी पहले हम एक कोऑर्डिनेटर पहले बना लें। देखें कोऑर्डिनेटर क्या है। पी क्यू आर एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, तो देखें यहाँ पे बना लें पहले पी क्यू आर एस। ये हमारे पास दिया हुआ है पी क्यू आर एस, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर और एस। अब इसमें देख सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्यू आर इक्वल दिया हुआ 1, तो क्यू आर यहाँ पे कितना है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ दी गई है, ये लेंथ यहाँ पे इक्वल टू 1 दी गई है। अब दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर एस इज 70 डिग्री, तो पी क्यू आर क्या हो गया, पी क्यू आर मतलब ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री पी क्यू आर, और दूसरा क्यू आर एस मतलब इसको हम ज्वाइन करें यहाँ पे क्यू आर एस मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल भी कितना दिया है क्यू आर एस, ये एंगल भी कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ। और क्या दिया है, एंगल पी क्यू एस इक्वल 15 डिग्री, पी क्यू एस यानी ये जो एंगल है, ये एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री पी क्यू एस मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 15 डिग्री। और देखें पी आर एस एंगल पी आर और एस यानी ये वाला, यहाँ से भी हम ज्वाइन करेंगे इसको, ये हमने ज्वाइन किया, तो पी आर एस ये जो है इसका मेजर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40 डिग्री। और इफ एंगल आर पी एस यानी ये एंगल को क्या बोला है, आर पी एस को, ये एंगल को बोला हुआ है ये थीटा, इसको थीटा बोला है, और लेंथ पी क्यू को बोला है अल्फ़ा, यानी ये जो लेंथ है पी क्यू, ये लेंथ है अल्फ़ा, और जो पी एस लेंथ इसको बोला है बीटा। तो हमें निकालना है 4 अल्फ़ा बीटा साइन थीटा की वैल्यू। तो देखिए पहले हम रेस्ट ऑफ एंगल्स निकालने भाई, जैसे पूरा एंगल 70 डिग्री है, तो ये एंगल 15 डिग्री माइनस कर दिया, तो ये एंगल कितना बच गया, ये जो एंगल है, ये एंगल बच गया आपका 55 डिग्री बच गया, ये 55 हो गया। ये एंगल 70 टोटल है, ये 40 माइनस किया, तो ये एंगल कितना बच गया, ये एंगल बच गया आपका 30 डिग्री। और देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लें कि एंगल पी आर क्यू, तो पी आर क्यू कितना हो गया, ये 30 मतलब ये हो गया आपका 70 माइनस 40 डिग्री, ये सभी डिग्री में है, इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 डिग्री। फिर एंगल हम निकाल लें कौन सा, आर क्यू एस निकाल लें। आर क्यू एस देखो ये 70 माइनस 15 करेंगे तो 55 डिग्री हो जाएगा, तो इसको भी हम लिख लेते हैं आर क्यू एस, ये इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 15 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ये 55 डिग्री। अब निकालने हम एंगल क्यू एस आर, देखिए यहाँ पे क्यू एस आर, ये एंगल हम निकाल सकते हैं। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे हम, तो एंगल क्यू एस आर ये इक्वल टू हम कर सकते हैं, देखो टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ये वाला 70 डिग्री, और ये वाला कितना 55 डिग्री, तो ये कर लें हम यहाँ पे 70 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो ये एंगल निकालने के लिए टोटल ट्रायंगल आपके पास क्या है, एस क्यू आर में 180 डिग्री में से ये एंगल 55 और ये एंगल टोटल 70 हमने माइनस कर दिया, तो ये कितना मिल गया, ये मिल गया आपको 55 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 55 डिग्री। और देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एंगल भी 55 डिग्री है और ये एंगल 55 डिग्री है, यानी एंगल आर क्यू एस इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, ये इक्वल कितना दिया है 55 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों 55 हैं। जब ये 55 हैं तो ये जो लेंथ आपके पास क्यू आर है, तो जब दो
एंगल इक्वल होते हैं उनके फ्रंट साइड की लेंथ भी इक्वल होती है, यानी ये और एस आर दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल टू, ये भी 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देन सो क्यू आर इक्वल टू आर एस, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखें भाई, अब आपको निकालना क्या है, एक्चुअली हमें अल्फ़ा और बीटा की लेंथ निकालना है। अल्फ़ा यानी पी क्यू और बीटा मतलब पी एन की लेंथ के टर्म में निकालना है। तो हम ये एंगल भी निकाल लेते हैं। ये एंगल कैसे निकाल लेते हैं, देखो ये एंगल हम निकाल सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर ये इक्वल हो जाएगा टोटल 180 डिग्री माइनस ये पूरा एंगल कितना 70 डिग्री और ये एंगल कितना 30 डिग्री, तो माइनस हो जाएगा ये 30 माइनस 30 डिग्री, यानी कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 80 डिग्री हो गया। तो एंगल क्यू पी आर कितना आ गया, ये आ गया आपका 80 डिग्री। अब देखें ये अल्फ़ा और 1 आपको मालूम है, तो हम इसमें लगाते हैं साइन फार्मूला। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें हम लगाते हैं साइन फार्मूला। तो देखें यहाँ पे अप्लाई साइन फार्मूला इन ट्रायंगल पी आर क्यू। तो साइन फार्मूला क्या होता है, साइन फार्मूला होता है कोई ट्रायंगल ए बी सी है तो फ्रंट साइड और उसका जो फ्रंट एंगल है उस एंगल साइन के फॉर्म में और साइड है दोनों क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन ये वाला एंगल, कितना एंगल है, ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन, यहाँ हो जाएगा पी क्यू अपॉन साइन 30 डिग्री इक्वल टू आर क्यू अपॉन साइन कितना दिया है, आर क्यू के सामने, आर क्यू के सामने साइन लेंथ दिया, एंगल दिया है 80 डिग्री, तो ये जाएगा 80 डिग्री। और यहाँ से यदि हम वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना दिया है, पी क्यू दिया है अल्फ़ा, अल्फ़ा अपॉन साइन 30 डिग्री, यानी ये हो जाएगा आपका 1/2, ये 1/2 इक्वल टू, और आर क्यू कितना है, आर क्यू 1 है अपॉन साइन 80 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई आपको, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 साइन 80 डिग्री, ये हम मान लें इक्वेशन नंबर 1, ये अल्फ़ा निकल आया। बिल्कुल सिमिलर हम बीटा के लिए सॉल्व करते हैं। तो बीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो हम बीटा के लिए सॉल्व करेंगे, ये बीटा ये है, तो हम ट्रायंगल ले लें यहाँ पे पी आर एस, बिल्कुल सेम प्रोसीजर ट्रायंगल पी आर एस की लगा लें। तो अगेन अप्लाई साइन फार्मूला फॉर ट्रायंगल पी आर एस। तो पी आर एस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी एस अपॉन, देखें पी एस अपॉन कितना हो जाएगा, पी एस अपॉन हो जाएगा आपके पास जो पी एस है ये अपॉन होगा साइन 40 डिग्री, और जो एस आर है ये एस आर तो 1 दिया है, तो 1 अपॉन एस आर अपॉन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साइन एस आर अपॉन ये वाला एंगल साइन थीटा। तो यहाँ थीटा ही मिल गया आपको, तो ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री इक्वल टू एस आर अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं भाई, पी एस की वैल्यू कितनी, बीटा है, बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री, और एस आर कितना दिया 1 अपॉन हो जाएगा ये साइन थीटा। यहाँ से हम बीटा तो यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा साइन थीटा इक्वल टू साइन हो जाएगा ये 40 डिग्री। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमें निकालना फॉर अल्फ़ा बीटा साइन थीटा, तो एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट कर दें फॉर अल्फ़ा बीटा साइन थीटा। तो देखें यहाँ पे फॉर अल्फ़ा बीटा साइन थीटा ये इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, अल्फ़ा कितना दिया, अल्फ़ा दिया हुआ यहाँ पे 1/, अल्फ़ा क्या है 1/2 साइन 80 डिग्री, 1/2 साइन 80 डिग्री, और आपको जो बीटा साइन थीटा के वैल्यू है वो कितनी दिया है, साइन 40 डिग्री। अब इसको जरा सॉल्व कर लें तो जाएगा 4 साइन 40 डिग्री अपॉन ये 2 साइन 80 लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जाएगा 2 साइन 40 डिग्री और कॉस 40 डिग्री। तो यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा, ये
ये साइन 40 कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गए, यानी यहाँ पे क्या मिला इक्वल टू ये मिल गई वैल्यू ऑफ सेक 4 थीटा या 40 डिग्री सॉरी। ये वैल्यू कितनी मिल गई आपको सेक 40 डिग्री, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल गई सेक 40 डिग्री। अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा है कि दी इंटरवल किस इंटरवल में ये लाई करेगा। तो ये दिया हुआ है 0 से √2, पहले हम इसकी रेंज निकाल लें। साइन सेक 40 डिग्री की रेंज निकालते हैं। तो सेक 40 डिग्री हम बोल सकते हैं कि यहाँ भाई 30 डिग्री लेस देन 40 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री, क्योंकि आपको मालूम है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यू डिफाइन है, तो चीज़ हम कंपेयर कर सकते हैं। और सेक थीटा तो होता है वो 0 से π/2 में क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सेक थीटा इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 में क्या होता है इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेक 30 लेस देन सेक 40 डिग्री लेस देन सेक 45 डिग्री। तो सेक 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 लेस देन सेक 40 डिग्री और सेक 45 हो जाएगा ये √2। ये इसका मतलब ये हुआ कि सेक 40 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, सेक 40 डिग्री ये आपका लाई करेगा यहाँ पे 2/√3 से लेकर के √2 तक। अब इसमें आप ऑप्शन मैच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो देखें ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है तो सेक 40 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है 2/√3 से √2। तो देखें ऑप्शन ए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 से √2 बिल्कुल हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए तो आंसर होगा। दूसरा देखें 1 2 भी बीच में ये इसके बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि आपके पास जो तो 1 से 2 के बीच में ये लाई कर रहा है बिल्कुल है, तो हमें लगता है बी ऑप्शन आपका सही है। √2 से 3 ये क्योंकि आउटसाइड चला जाएगा ये, क्योंकि √2 से 3 ग्रेटर हो गया तो ये तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, और 2 से 3 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए और बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लेट अल्फा इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी साइन की पावर 2k π/6 और एक और इंटरवल दिया हुआ है g सच दैट 0 to 1 टेंड्स टू r और gx दिया हुआ 2 की पावर अल्फा x प्लस 2 की पावर अल्फा 1 - x। सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इस gx की मिनिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। द फंक्शन gx अटेंड इट्स मैक्सिमम एट 2 मोर देन 1 पॉइंट और यहाँ पे मैक्सिमम जो आपके पास मोर देन 1 पॉइंट में अटेम्प्ट कर रहा है और मिनिमम कर रहा है मोर देन 1 पॉइंट में, ये आपको चेक करना है। तो देखें यहाँ पे, तो पहले इस अल्फ़ा के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी साइन की पावर 2k π/6। ये एक इन्फिनिटी सीरीज दी गई है, इसमें इसको एक्सपेंड कर लें तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा पहले 1 पुट करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर π/6 प्लस 2 पुट करेंगे तो होगा साइन की पावर 4 π/6 प्लस साइन की पावर 6 ये π/6 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। और साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/6 होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 6 अप टू क्या होगा, अप टू इन्फिनिटी। ये किसकी वैल्यू होगी, अल्फ़ा की होगी। और ये देखें ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो गया, तो आपको मालूम है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी में क्या होता है, जीपी है ये होता है a/1 - r। तो a मतलब होता है फर्स्ट टर्म और r होता है इसका कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे देखें अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1/2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1/4 अपॉन 1 माइनस ये भी 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4 अपॉन 3/4, यानी हो जाएगा 1/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1/3। अभी अल्फ़ा की वैल्यू हम जी में पुट कर दें तो gx कितना दिया है, यहाँ पे आपके पास gx दिया हुआ है, gx इक्वल टू 2 की पावर 1/3x
प्लस 2 की पावर 1/3 1 माइनस एक्स। हमने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 यहाँ पे पुट कर दिया, तो आपका फंक्शन ये बन गया gx। अब इस gx को मैं यहाँ पे लिखें, इसको सॉल्व करें तो जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर 1/3 यानी ये हो जाएगा 2 की पावर x/3 प्लस 2⁻1/3 इंटू 2 की पावर माइनस x/3। ये मिल गई आपको gx की वैल्यू। अब हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं, यानी इसको डिफरेंशिएट, इसका g' 0 निकाल लें ताकि वो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। फिर हम चेक करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए इसका g' निकालें पहले, तो g' कितना हो जाएगा इसका, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं भाई। 2 की पावर x/3 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 2 की पावर x/3 log 2 और फिर ये x/3 का हो जाएगा ये 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3, 2 की पावर हो जाएगा इसका माइनस x/3, फिर हो जाएगा ये log 2 और माइनस x/3 का हो जाएगा ये माइनस 1/3 और इसको हम क्या कर देंगे, इक्वल टू क्या कर दें, 0 कर दें। अब यदि हम इसको 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने क्या किया, 1/3 log 2 कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर x/3 माइनस 2 की पावर 1/3 अपॉन ये 2 की पावर x/3, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/3 log 2 0 होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर x/3 माइनस 2 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर x/3 इक्वल टू 0, यानी इक्वल हो गया ये। तो 2 की पावर x/3 इक्वल टू 2 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर x/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 की पावर x/3 इंटू 2 की पावर x/3 इक्वल हो जाएगा ये 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो दोनों पावर बेस 7 पावर ऐड कर दो यहाँ पे, तो 2 की पावर 2x/3 इक्वल 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये जाएगा 2x/3 इक्वल टू 1/3, यानी यहाँ पे आपके पास x इक्वल कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये x इक्वल 1/2 क्या हो गया आपका, ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या बन गया, ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब देखें gx को ध्यान से देखें ये फंक्शन 2 की पावर x/3 प्लस 2 की पावर 1/3 अपॉन 2 x/3 दिया है। तो देखें यहाँ पे आपका अर्थ, अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसमें आप चाहें तो डायरेक्टली अर्थमेटिक मीन गेटा इक्वल ज्योमेट्रिकल मीन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यानी यहाँ पे लगाते हैं हम अर्थमेटिक मीन गेटा इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, क्योंकि दोनों टर्म रेसिप्रोकल में दिए गए हैं। तो क्या होता है अर्थमेटिक मीन गेटा इक्वल ज्योमेट्रिकल मीन, ये हो जाता है 2 की पावर x/3 प्लस 2 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर x/3। दिस मस्ट बी गेटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये जाएगा रूट ऑफ 2 की पावर x/3 इंटू 2 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर x/3। इससे क्या होगा, इससे आपके पास ये दोनों टर्म जो हैं, ये दोनों टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये और ये हो गए कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, और ये क्या आ गया, ये आ गया गेटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 की पावर 1/2, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये गेटा इक्वल टू ट्वाइस और 2 इंटू 2 की पावर 1/6। और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2 की पावर 1 प्लस 1/6, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 1/7। तो देखिए ये आपके पास 2 की, ये हो जाएगा नहीं 1/7 नहीं, कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 आएगा तो ये हो जाएगा 7/6, ये होगा आपका 7/6। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब gx की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 7/6 होगी। अब देखिए ज़रा ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब देखें मिनिमम वैल्यू ऑफ दी gx इज 2 की पावर 7/, मतलब ए ऑप्शन सही हो रहा है आपका।
तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आया हुआ है 1/2। तो यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ ऑफ g-x का ग्राफ बनाएं, तो देखें यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई है ये 1/2 आई है क्रिटिकल पॉइंट। तो 1/2 में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाएगा ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। और यदि अब यहाँ आपके पास जो इंटरवल दिया हुआ है जी का, क्या इंटरवल दिया हुआ है, इसका डोमेन दिया हुआ है जी सच दैट 0 1 टेंड्स टू r दिया हुआ है। तो क्रिटिकल पॉइंट तो आपको क्लियर है कि 1/2 में आ गया। तो g 1/2 आपने निकाल भी लिया डायरेक्ट। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आई है, ये 2 की पावर 7/6 आई है। यदि हम g 1/2 निकालें तो भी आपके पास देखो वही आएगा, चेक करें। तो देखें ज़रा g 1/2 कितना आएगा, g 1/2 इक्वल टू आएगा 2 की पावर, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 2 की पावर 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 भी हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/6 प्लस 2 की पावर 1/6 भी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1/6, यानी आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 की पावर 1/7 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 8.1/2 पे हो गई 2 की पावर 1/7, ये मिनिमम वैल्यू होगी। अब यदि हम यहाँ पे इसका अब इंटरवल दिया हुआ है, देखें यहाँ पे 0 से 1 दिया हुआ है, ये 0 से 1 दिया है, यहाँ 0 है यहाँ 1 है। तो ये दोनों वैल्यू निकाल के चेक करते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम डायरेक्ट चेक करते हैं 0 में कितना आएगा। यदि यहाँ पे हम x = 0 पुट करें तो g0 कितना आ गया, ये gx दिया हुआ है तो 2 की पावर ये हो गया आपके पास 0 प्लस 2 की पावर 1/3 और ये हो गया 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर 1/3। ये वैल्यू किसकी मिली, g0 की वैल्यू मिल गई। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम x = 1 पुट करते हैं तो देखें g1 कितना मिलेगा। जब g1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 1 माइनस 1। तो यहाँ पे देखें आपके पास g1 मिलेगा ये 1/3 और ये 1, बिल्कुल सेम वैल्यू मिल रही है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि आपके पास जो इसका ग्राफ है, यानी यदि हम इसका ग्राफ बना लें कि ग्राफ ऑफ gx, तो हमारे पास दोनों f0 वैल्यू मिल गई है, f1 वैल्यू मिल गई है, 1/2 वैल्यू मिल गई है। तो देखिए ज़रा, इसने हम इसका ग्राफ बनाया तो हमें लगता है ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा इसका, ये आपके पास 1/, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। देखें यहाँ पे तो वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, ये 1/2 में, तो ये वैल्यू कितनी मिली है, ये मिली है 1/2 और 2 की पावर 7/6 मिल गई। और यहाँ पे आपके पास मिला है कहाँ पे, ये मिल गया 0 में और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली है, ये 1 में मिली है। तो ये वैल्यू कितनी मिल रही है, ये हो गया 0 और 1 प्लस 2 की पावर 1/3 और यहाँ भी 1 में भी यही वैल्यू मिला हुआ है 1 और 1 प्लस 2 की पावर 1/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके अब आप जरा हम ऑप्शन में देख तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1/2 में क्या मिली है, यहाँ पे आपके पास मिली मिनिमम वैल्यू एक ही मिली है और 0 और 1 में दोनों में क्या वैल्यू है, ये दोनों में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, 0 में मिल रहा है, 1 में मिल रहा है। अब यदि हम ऑप्शन देखें कि ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ये 10 का, इसमें ऑप्शन देखें, यदि ऑप्शन ये दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इज 2 की पावर 7/6, बिल्कुल सही है, ये आपने निकाला तो ये g 1/2 की वैल्यू मिल रही है आपको। और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये भी बिल्कुल सही है, किसके मिल रही थी, ये g0 मिल रहा था और g1 मिल रहा था ये वैल्यू, यानी ये भी सही है मैक्सिमम वैल्यू। एंड द फंक्शन f(x) अटेंड द मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, बिल्कुल 2 पॉइंट मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, एट x = 0 मिल रहा है, 1 में मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। मिनिमम एक ही मिल रहा है भाई, मिनिमम कहाँ मिल रहा है, एट x = 1/2 में मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, A होगा, B होगा और C होगा। 10 का आंसर A, B और C। लेट z बार denote the complex conjugate of the complex number z and z is a non-zero complex number for which both real and imaginary part of z bar square plus 1/z square are integers, then which of the following possible values of mod z। तो एक ये आपके पास एक कंडीशन दी हुई है कि mod of z स्क्वायर
प्लस 1/z² क्या है ये, विच बोथ रियल एंड इमेजिनरी, यानी ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो हम मान लें भाई इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मान लेते हैं हम m+ni मान लेते हैं, जहाँ पे m और n क्या मानते हैं, m और n जो हैं ये बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब यहाँ पे दिया तो इसको हम सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें और m और n की वैल्यू निकालें यहाँ पे। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें mod z का स्क्वायर दिया हुआ है, ये कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर प्लस अभी z² दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करें, z कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर और कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा z² और कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू होगा m+ni हो जाएगा। और यहाँ पे मालूम है कि मॉड ऑफ z² कितना होता है, मॉड ऑफ z² होता है प्रोडक्ट ऑफ z और इट्स कॉन्जुगेट, z और z बार का प्रोडक्ट हो जाता है मॉड ऑफ z²। तो ये कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ये तो आपके पास रहेगा कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा z बार कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ z की पावर 4, ये इक्वल टू क्या हो गया, m+ni हो गया। अब यहाँ पे मॉड z बार स्क्वायर कॉमन ले लें कॉन्जुगेट का z, तो यहाँ पे यदि हम इसको कॉमन ले लें तो z बार स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1+1 अपॉन मॉड z की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा m+ni हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यदि z इक्वल टू हम मान लें कॉम्प्लेक्स नंबर x+iy का फॉर्म ले लें z को, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाता है, कॉन्जुगेट होता है x-iy। और यदि हम कॉन्जुगेट का स्क्वायर निकाल लें तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² -y² -2i xy। तो ये आपकी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम यहाँ पे पुट कर दें। अब यदि यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे z बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा x² -y² रियल पार्ट हो गया -2i xy, ये पार्ट यहाँ पे हो गया ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+1 अपॉन मॉड ऑफ z की पावर 4, ये इक्वल टू हो जाएगा m+ni। अब यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब इसका रियल पार्ट की इक्वल, इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा। तो यहाँ से हम m और n की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो देखें m कितना होगा, तो यहाँ रियल पार्ट ये है तो ये हो जाएगा x² -y² इंटू 1+1 अपॉन मॉड z की पावर 4, ये इक्वल टू हो जाएगा m, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 1। और इमेजिनरी पार्ट n की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी -2xy 1+1 अपॉन मॉड z की पावर 4, ये इक्वल टू हो जाएगा n, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करें, दोनों के स्क्वायरिंग करके हम ऐड कर दें। यदि हम दोनों के स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1² + 2², ये इक्वल टू क्या आएगा, तो ये तो आपके पास कॉमन आ जाएगा भाई, ये पहला पार्ट 1+1 mod z की पावर 4। तो ये यदि यहाँ कॉमन ले लें तो 1+1 अपॉन mod z की पावर 4 इसका स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x² -y² का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4x² y², ये इक्वल टू हो जाएगा आपका m² + n²। अब यदि इसको सॉल्व करें तो ये होगा 1+1 mod z की पावर 4 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो x4 + y4 -2x² y², ये प्लस, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा आपका x² + y² का स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल टू m² + n²। और इसको भी मोड में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा mod z की पावर 4 मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे आप mod z निकालेंगे तो mod z इक्वल टू होगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा मॉड ऑफ जेड की पावर 4। और इसको एक्सपेंड कर लें, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय मॉड जेड की पावर 8 हो जाएगा ये, प्लस 2 अपॉन मॉड जेड की पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ जेड की पावर 4, ये इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड की पावर 4 प्लस ये होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड की पावर 4 और प्लस 2, ये इक्वल टू होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा है। अब हमें मॉड जेड की वैल्यू निकालना है, तो हमें मॉड जेड की वैल्यू जो है वो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शंस में क्या क्या वैल्यू दी गई हैं, ये वैल्यू दी गई हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल ऑफ मॉड जेड। तो एक एक करके हम वैल्यू को चेक करते हैं। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू दी गई है 43 + 3√205/2। तो 4 ऑप्शन ए के लिए हम पहले चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पे मॉड जेड क्या दिया है, मॉड जेड इक्वल टू दिया हुआ है ये 43 + 3/205/2 की पावर 1/4। तो मॉड ऑफ जेड की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 43 + 3√205/2। तो एक्सप्रेशन में हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास 2 यहाँ ले आएँ तो हम लिखते हैं कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मॉड जेड की पावर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 43 + 3√205/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 43 + 3√205। इसका हम करते हैं रेशनलाइजेशन। यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 43 - 3√205/43 - 3/205। इसको ज़रा सॉल्व करें। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 43 + 3√205/2 और ये हो जाएगा प्लस 2 × 43 - 3/205 अपॉन ये हो जाएगा 43 स्क्वायर माइनस 3 × 3 9 × 205। तो ये हो जाएगा आपका 43 स्क्वायर माइनस 9 × 205। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे इनसाइड तो 43 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 43 स्क्वायर हो जाएगा 1849 माइनस ये हो जाएगा आपका 1845, यानी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा आपका 43 + 3√205/2 और प्लस 2 × 43 - 3√205 ये हो जाएगा आपका 4 और 4 करेंगे तो 1 और ये होगा 2, यानी दोनों का एलसीएम सेम हो गया तो 2 2। तो यहाँ पे हमें आएगा 2 और यहाँ मिल जाएगा 43 + 3√205 प्लस 43 - 3√205। तो यहाँ देखिए टर्म कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ये 86/2, मतलब ये हो गया 43। तो देखें यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे आपके पास क्या था, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 43 + 2 यानी हो जाएगा 45। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बन रहा है आपका, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू हो गया 45। अब आपको दिखाना है एम और एम इंटीजर है कि नहीं है। तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है भाई कि यदि हम एम स्क्वायर इक्वल 36 पुट कर दें और एन स्क्वायर इक्वल 9 पुट कर दें तो 45 आ जाएगा। यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है कि एम स्क्वायर इक्वल टू 36 हुआ तो आपके पास एन स्क्वायर कितना होना पड़ेगा, ये 9। तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी। यदि एम स्क्वायर इक्वल टू आप 9 लेंगे तो एन स्क्वायर इक्वल टू लेना पड़ेगा 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू क्या मिलेगी आपकी +-6, तो n मिलेगा +-3
और यदि m इक्वल टू आप लेंगे +-3 तो n मिल जाएगा +-6। तो ये आपके पास सभी इंटीजर वैल्यू आपको मिल रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ए आपका ऑप्शन सही लग रहा है। बिल्कुल सिमिलर अब हम ऑप्शन बी के लिए चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है mod ऑफ z इक्वल टू 7 + √33/4 की पावर 1/4। इसका मतलब mod ऑफ z की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + √33/4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, यहाँ भी सिमिलर मेथड में करें। m² + n² - 2 इक्वल टू क्या है, mod ऑफ z की पावर 4। तो ये जाएगा 7 + √33/4 और यहाँ हो जाएगा +4/7 + √33। अब यहाँ भी हम रेसलेशन करेंगे तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर में क्या मिल जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ मिल जाएगा ये 7 + √33/4 और ये हो जाएगा 4 7 - √33/7² हो जाएगा 49 - 33, यानी कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 16। ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 16। और यहाँ पे यदि हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे बन जाएगा 7 + √33/4 + 7 - √33/4। तो यहाँ पे यदि आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएंगे तो √33 कैंसिल होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/4, यानी यहाँ पे आएगा 7/2 आ जाएगा। और 7/2 आएगा तो यहाँ पे m² + n² की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 7/2 + 2, यानी ये हो जाएगा 11/2। तो देखें यहाँ पे, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है m² + n² इक्वल टू 11/2। अब देखें यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब आपके पास जो बी ऑप्शन में जो वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू नहीं देगी, तो mod ऑफ z इक्वल टू ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन सी के लिए चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि m² + n² - 2 इक्वल टू mod ऑफ z की पावर 4। तो ये जाएगा 9 + √65/4 और प्लस हो जाएगा ये 4/9 + √65। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर में इसको भी हम सॉल्व करें तो ये होगा 9 + √65/4 और यहाँ हो जाएगा +4 9 - √65 और ये अपॉन हो जाएगा, ये 9² कितना हो जाएगा 81 और माइनस कितना आएगा ये 65। तो ये 81 - 65 की वैल्यू कितनी मिलेगी 16, ये मिल जाएगी 16 और ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 4, यानी फिर यहाँ पे दोनों कैल्शियम 4 आ रहा है। तो दोनों कैल्शियम 4 आ रहा है तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल सेम वैल्यू आपके पास मिलेगी 9 + √65/4 + 9 - √65/4 और यहाँ भी यदि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो √65 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा आपका 18/4 आ जाएगा। 18/4 का मतलब होगा 9/2। तो यहाँ भी आपके पास m² + n² की वैल्यू आएगी 9/2 + 2, यानी m² + n² इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 13/2 हो रहा है। देखें यहाँ पे 13/2, यानी यहाँ भी m² + n² की ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो ये 13/2 को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है आपका ये भी कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। अब बचा ऑप्शन डी, इसको भी चेक कर लें। तो फॉर ऑप्शन डी तो यहाँ भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे mod z दिया हुआ है 7 + √13/6 की पावर 1/4। तो mod ऑफ z की पावर 4 कितना हो जाएगा 7 + √13/6। तो यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करें, m² + n² - 2 इक्वल टू mod ऑफ z की पावर 4, यानी 7 + √13/6 + 6/7 + √13। यहाँ भी हम इसका रिलेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 7 + √13/6 और +6 हो जाएगा ये 7 - √13/7² हो जाएगा 49 और माइनस हो जाएगा ये 13। तो 49 - 13 कितना होगा, ये होगा
36, तो ये कैंसिल होगा, तो देखो यहाँ भी 6 आएगा, यानी एलसीएम फिर 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ 7 प्लस √13 प्लस 7 माइनस √13 डिवाइडिंग बाय ये हो गया आपका 6। तो यहाँ पे देखें ये √13 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया ये 14/6। 14/6 का मतलब आ गया 7/3। तो यहाँ पे m² प्लस n² इक्वल टू हो जाएगा 7/3 प्लस 2, यानी यहाँ से आपके पास m² प्लस n² इक्वल टू मिल गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13/2 हो गया। तो देखें भाई यहाँ भी ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, m और n की इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो ये 13/2 को सेटिस्फाई करे। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया है, सिर्फ ऑप्शन ए आपका सेटिस्फाई किया है। तो इसका जो आंसर होगा ये सिर्फ आंसर 14 का आंसर सिर्फ ए होगा, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, आपका आंसर ए बस कर रहा है। तो 11th का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेट जी बी द सर्किल ऑफ रेडियस r greater than 0 and let g1 g2 up to gn with the n circles of equal radius r. Suppose each of the n circle g1 g2 up to gn touches the circle g externally for I equal to 1 2 up to n minus 1. GI टचेस GI+1, यानी G1 जो है वो G2 को टच कर रहा है, G2 जो है वो G3 को टच कर रहा है, G3 जो है वो G4 को टच कर रहा है, यानी सभी सर्किल आपस में टच कर रहे हैं और वो सभी कैपिटल जो G है सर्किल को उसको भी टच कर रहे हैं। एंड GN टचेस G1 एक्सटर्नली, यानी जो GN वाला सर्किल है वो G1 को टच कर रहा है, यानी उस सर्किल के सराउंडिंग में सभी सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि कौन सा इसमें से ट्रू है। तो हमको निकालना है स्मॉल आर और कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है वो गिवन सर्किल G की रेडियस है R, और G1 G2 G3 की रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो देखिए इसका पहले फिगर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो आपका कैपिटल G सर्किल है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, कैपिटल R दिया हुआ है। ये आपका कैपिटल R हो गया, कैपिटल R है। और यहाँ पे दिए हुए हैं आपके पास G1 G2 G3 अप टू यहाँ पे बोल रहा है ये GN। तो यहाँ पे जो G1 है वो G2 को टच कर रहा है, इंटरनली एक्सटर्नली टच कर रहा है, और G को भी टच कर रहा है। यहाँ G2 G3 को टच कर रहा है, G3 G4 को टच कर रहा है, और GN जो है वो GN-1 और G1 को टच कर रहा है। और ये दिया हुआ है कैपिटल R, और ये जो रेडियस है ये दिया हुआ है R। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन निकालना है n = 4 5 6 अप टू 12 के लिए। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें देखें पहले कि ये r है, तो यहाँ पे देखें इसके बीच का हम एंगल निकालते हैं पहले। अब यदि यहाँ पे हम इसके दो टेंजेंट बना लें, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये देख रहे हैं, और ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट है। तो ये है, तो ये जो एंगल है हम इस एंगल को मानते हैं थीटा। तो टोटल ऐसे कितने एंगल बनेंगे, यहाँ पे टोटल कितने एंगल बन जाएंगे, ये भी थीटा हो जाएगा आपका, ये भी थीटा हो जाएगा। तो टोटल आपके पास n सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा n थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये 2 पाई। पूरा कितना हो जाएगा, इक्वल टू पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल 2 पाई होता है ये। तो n थीटा इक्वल हो जाएगा 2 पाई। तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा ये 2 π/n। ये थीटा कितना हो जाएगा, 2 π/n। लेकिन हमें निकालना है r और कैपिटल R स्मॉल r में रिलेशन। तो ये जो एंगल है ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा θ/2। ये भी कितना हो जाएगा आपका θ/2। तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है ये। तो ये एंगल आप देखना है, ये एंगल कितना है, ये θ/2 है, ये स्मॉल r है, और ये कैपिटल R+R है, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो गया। तो हमें स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन निकालें। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आपके पास sin θ/2 ले लें यहाँ पे। तो sin θ/2 इक्वल टू ये हो जाएगा R अपॉन कैपिटल R+R। अब यहाँ पे हम इसको रेसिप्रोकल में कर दें कि R+R अपॉन R, तो ये हो जाएगा cosec θ/2।
और इसको हम ले सकते हैं आर अपॉन आर प्लस 1, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा बाई 2। तो ये एक रिलेशन मिल रहा है आपके पास, आर अपॉन आर प्लस 1 इक्वल थीटा कॉसेक थीटा बाई 2। और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू अभी हमने निकाला, ये आया 2 पाई बाई एन आ गया। देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल कितना आ गया, ये 2 पाई बाई एन आ गया। इसको पुट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आर प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका एंगल पाई बाई एन हो जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशन मिल गया। अब हम ऑप्शन में लेके चलते हैं। ऑप्शन में क्या बोला है, और पहला ऑप्शन बोल रहा है कि फॉर n इक्वल टू 4 √2 - 1 r इज़ लेस देन r, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो यहाँ पे पहले हम लेते हैं ऑप्शन ए के लिए, चेक करते हैं। फॉर ऑप्शन ए, n इक्वल कितना दिया यहाँ पे n इक्वल दिया हुआ है 4। तो n इक्वल 4 इसमें पुट कर दें। n इक्वल 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r बाई आर प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉसेक पाई बाय 4। और कॉसेक पाई बाय 4 कितना होता है, √2 होता है। तो ये हो जाएगा r बाई आर अपॉन आर प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा √2। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कैपिटल R इक्वल टू, ये हो जाएगा √2 - 1 इंटू R। तो देखें यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन में क्या दिया है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है पहले ऑप्शन में कि √2 - 1 R लेस देन R। लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कैपिटल R इक्वल टू आ रहा है √2 - 1 बाई R। यानी आपका ऑप्शन ए जो है, ये ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वलिटी होल्ड हो रहा है और वहाँ पे लेस साइन दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो गया। अब देखें ऑप्शन बी। फॉर ऑप्शन बी में कितना दिया हुआ है, n इक्वल टू 5 दिया हुआ है। n इक्वल टू क्या दिया है, 5। तो n इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये r बाई आर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक पाई बाय 5। अब कॉसेक पाई बाय 5 से हम कंपेयर करें तो पाई अपॉन 5 और पाई अपॉन 6 से कंपेयर कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो पाई अपॉन 5 है, ये पाई अपॉन 5 पाई अपॉन 6 से ग्रेटर होगा। तो यदि हम देखें कॉसेक थीटा, और ये भी आपको मालूम है कि कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा इज़ डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कहाँ पे, 0 से पाई बाई 2 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि कॉसेक पाई अपॉन 5 जो है ये लेस देन हो जाएगा कॉसेक पाई बाय 6 से। तो ये इक्वलिटी का हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो कॉसेक पाई बाय 6 जो है ये क्या हो जाएगा आपका, लेस देन हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो गया r बाई आर प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक पाई बाय 5। और कॉसेक पाई बाय 5 जो है ये लेस देन क्या होगा, कॉसेक पाई बाय 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि r बाई आर प्लस 1 इज़ लेस देन कॉसेक पाई बाय 6। और कॉसेक पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, इक्वल 2 हो जाएगा ये। तो r अपॉन आर ये लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे r लेस देन r होगा। कैपिटल R n इक्वल टू 5 के लिए कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से क्या होगी, लेस होगी। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चेक करें। ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे r लेस देन r दिया है, जबकि हमारा आ क्या रहा है, हमारा यहाँ पे आ रहा है कि r जो होगा ये लेस देन r होगा। तो आप देख रहे हैं आपका पहला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया है, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया है। अब हम n इक्वल टू 8 के लिए चेक करते हैं। ऑप्शन सी में n इक्वल टू 8 के लिए दिया हुआ है। तो n इक्वल टू 8 यदि हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा r बाई आर प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक पाई बाई 8। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए √2 वाला फॉर्म दिया हुआ है। तो √2 वाला फॉर्म लाने के लिए हम कंपेयर कर दें यहाँ पे कि ये भी आपको मालूम है कि पाई बाई 4 जो है
ये π/8 से ग्रेटर होगा। तो cosec π/4 जो है वैल्यू है, cosec π/4 ये जो होगा cosec π/8 से लेस हो जाएगी। तो ये इनइक्वालिटी के यहाँ पे हम यूज़ कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये cosec π/8 जो है ये ग्रेटर देन cosec π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि r/r + 1 इज़ ग्रेटर देन cosec π/4 और cosec π/4 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। तो r/r + 1 इज़ ग्रेटर देन √2। तो यहाँ पे हो जाएगा ये r इज़ ग्रेटर देन √2 - 1 × r। और देखिए ये स्टेटमेंट आपको यही दिया हुआ है कि r ग्रेटर देन √2 - 1 r। देखें यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि √2 - 1 r लेस देन r, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो सी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका जो सी स्टेटमेंट है ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन डी के लिए देख लें। n इक्वल दिया हुआ है 12 के लिए चेक कर लें। तो यदि हम n इक्वल 12 पुट करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये r/r + 1 इक्वल टू हो जाएगा cosec π/12। और cosec π/12 मतलब साइन रेसिप्रोकल ऑफ साइन π/12। साइन π/12 आपको मालूम है कि साइन π/12 जो है ये होता है √3 - 1/2 √2 होता है ये। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा r/r + 1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, cosec π/12 हो जाएगा 2 √2 अपॉन √3 - 1। तो इसका हम करते हैं रेशनलाइजेशन, तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ये r/r + 1 इक्वल टू 2 √2 √3 + 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 - 1। और 3 - 1 का मतलब होगा 2। तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये √2 और √3 + 1। और यहाँ पे यदि हम 1 को और यहाँ पे r + 1 को यदि ऐड कर दें तो r + 1 कितना हो जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ √2 √3 + 1। तो √2 √3 + 1 के फॉर्म में लाना है तो हमारे पास वही फॉर्म में आ रहा है √2 √3 + 1। तो यहाँ पे इसको हम 1 ट्रांसफर ना करके इसको हम इनसाइड सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा r + r/r, ये इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया √2 √3 + 1। तो यहाँ पे कैपिटल R + r हो जाएगा √2 √3 + 1 × r हो जाएगा ये। तो ये जो वैल्यू मिल रही है आपको √2 + √3, तो r + r की वैल्यू मिल रही है। और वहाँ पे दिया हुआ है r इज़ लेस देन, तो इसका बिल्कुल ये स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है कि r जो होगा वो लेस देन हो जाएगा √2 √3 + 1 के r के। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे r + r की वैल्यू है तो r ज़रूर यहाँ पे, यदि हम r यहाँ पे तो r जो वैल्यू होगी ये √2, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो आपके पास आ रहा है तो r लेस देन √2 √3 + 1 r से हमेशा लेस होगा। तो देखें ज़रा ऑप्शन में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी मतलब n = 8 और n = 12 के लिए ऑप्शन सही आ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो सी और डी होगा। तो 12 का आंसर सी डी होगा। Let I, j and k be the unit vectors along the 3 positive coordinate axes. Let 3 vectors given है, vector A = 3i + j - k, vector B = i + b2j + b3k and vector C = c1i + c2j + c3k, जहाँ पे b2 b3 belongs to r है और c1 c2 3 belongs to r है। और यहाँ पे दिया हुआ 3 वेक्टर्स सच दैट b2 b3 > 0 और a.b = 0 और एक मैट्रिक्स फॉर्म में एक इक्वेशन दिया हुआ है और बोला है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। सबसे पहले तो ये तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा √3²
प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू होगा रूट ऑफ 11, ये रूट 11 हो जाएगा। फिर बिल्कुल मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी ये हो जाएगा रूट ऑफ c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले हम ए और बी के लिए सॉल्व कर लें, क्योंकि आपके पास a डॉट सी इक्वल 0 प्रूव करना है, b डॉट सी इक्वल टू 0 देखना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो हम देखते हैं पहले b2 b3 ग्रेटर देन 0 एंड a डॉट b इक्वल 0 करते हैं, तो देखें यहाँ कुछ एक्सप्रेशन मिलता है क्या। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं जो आपके पास कंडीशंस गिवन है। यहाँ पे गिवन है कि b2 b3 ये ग्रेटर देन 0 है, और दिया हुआ है a डॉट b इक्वल टू 0। तो देखें ज़रा a डॉट b को हम 0 करते हैं तो a डॉट b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस b2 और माइनस b3 इक्वल 0, यानी यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 प्लस b2 माइनस b3 इक्वल 0। ये कब आ गया, जब a डॉट b इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से आपको मिल गया कि b2 माइनस b3 ये कितना हो गया, ये माइनस 3 हो गया। अब ज़रा यहाँ स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। यदि यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर माइनस 2 b2 b3 ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे देखो b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर दिया है, तो देखो यहाँ से आपको मिल पा रहा है ये। यदि यहाँ से हम इसको अरेंज करें तो यह क्या मिल जा रहा है, ये b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये हो जा रहा है आपका मॉड ऑफ b स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन लाने के लिए हम यहाँ पे ये प्लस 1 मिसिंग है, तो हम दोनों तरफ प्लस 1 ऐड कर दें। तो यदि यहाँ पे हम +1 और +1 दोनों तरफ ऐड करें तो ये क्या बन गया, ये पार्ट आपका हो गया मॉड ऑफ b स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 10 और प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b2 इंटू b3। और देखें यहाँ पे b2 इंटू b3 जो है ये ग्रेटर देन 0 दिया है, तो जब ये ग्रेटर देन 0 दिया है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो b स्क्वायर होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, और जब मॉड ऑफ b स्क्वायर ग्रेटर देन 10 होगा तो हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ b मस्ट बी ग्रेटर देन रूट ऑफ 10 हो जाएगा। और देखें आपके पास ये एक ऑप्शन मैच हो रहा है, ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है कि मॉड ऑफ b ग्रेटर देन 10, यानी आपका ये ऑप्शन सी तो होगा, यानी यहाँ से आपको मिल गया ऑप्शन सी, तो एक ऑप्शन आपको मिल गया। अब आगे देखें, तो ये हमने तो एक चीज़ निकाला। अब देखें ये मैट्रिक्स का, ये आपके पास जो मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ इसका यूज़ देखें। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 माइनस C3 C2 C3 0 माइनस C1 माइनस C2 C1 0, ये इसको सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स यदि हम इसका प्रोडक्ट रूप में सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 इंटू ये हो जाएगा माइनस B2 C3 प्लस B3 C2, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा C3 माइनस C1 B3, और ये हो जाएगा माइनस C2 प्लस B2 C1, और ये इक्वल टू आपको मिल जा रहा है राइट हैंड साइड में क्या है 3 माइनस C1 1 माइनस C2 माइनस 1 माइनस C3। अब देखें दोनों ये आपके पास ये मैट्रिक्स मिल गया 1 बाई 1 का, तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वलिटी होल्ड करा दें, दोनों को इक्वल कर दें, तो देखें आपके पास इक्वेशन मिल जाएगा। क्या इक्वेशन मिलेगा यहाँ से, माइनस B2 C3 प्लस B3 C2 ये इक्वल टू हो जाएगा ये 3 माइनस C1, यानी यदि हम परफेक्ट फॉर्म में इसको लिखें तो ये हो जाएगा आपका B2 C3 माइनस B3 C2 इक्वल टू हो जाएगा ये C1 माइनस 3। दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये C3 माइनस C1 B3 ये इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस C2, और थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा
यहाँ भी यदि हम माइनस कॉमन लेके सॉल्व करें तो हो जाएगा C2 माइनस B2C1 इक्वल टू, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लें तो जाएगा 1 प्लस C3। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3। अब देखें ज़रा, अब इसको आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। अब यहाँ पे आ रहा है B2C3 माइनस B3C2, यानी ये यूज़ हो रहा है, देखो B2C3 माइनस B3C2, मतलब ये क्रॉस जा रहा है। और फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये आ रहा है C3 माइनस C1B2, तो C3 माइनस C1B2 बने ये क्रॉस आ रहा है। तो ये यदि ध्यान से आप देखें तो यदि हम यहाँ पे देखें B क्रॉस C यदि निकालें यहाँ से कि B क्रॉस C कितना होगा, देखें ज़रा क्या आएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा IJK, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 B2 B3 और ये हो जाएगा C1 C2 और C3। यदि हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे मिल रहा है ये I, ये हो जा रहा है B2C3 माइनस B3C2 माइनस J, ये हो जा रहा है C3 माइनस C1B3 और प्लस K C2 माइनस, ये हो जा रहा है C2 माइनस C1B2। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो देखो ये जो एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये है B2C3 माइनस B3C2 और ये है C3 माइनस C1B3। देखो C3 माइनस C1B3 हो गया और ये C2 माइनस C1B2 हो गया। तो हम यहाँ पे देखें आपके पास जो IJK के कोफिशिएंट ही दिए गए हैं, तो इसमें हम IJK यदि हम मल्टीप्लाई करके इसको प्लस माइनस करके अरेंज करें तो ये B क्रॉस C अरेंज हो सकता है। बिल्कुल सिमिलर यदि हम यहाँ पे देखें कि C और कांस्टेंट का रिलेशन है, तो C और कांस्टेंट रिलेशन देख रहे हैं आप, ये देखो यहाँ पे ये C है C1 माइनस 3, तो देखो C यदि हम दोनों को C और A को दोनों को सेपरेट कर दें तो ये कोफिशिएंट ऑफ IJK हमें मिल जाएगा। देखो ज़रा यहाँ पे यदि यहाँ पे C माइनस A हम कर दें तो क्या आएगा, C माइनस A, तो ये आ जा रहा है आपका, यहाँ पे C माइनस A करेंगे तो क्या आएगा, ये C1 माइनस 3 इंटू I प्लस C2 माइनस 1 इंटू J प्लस C3 माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा, ये इंटू K। ये माइनस करेंगे तो ये लग रहा है प्लस हो जाएगा। देखो ये भी आप देख रहे हैं तो सेम चीज़ आ रही है, यानी हम ये कोफिशिएंट में IJK का प्लस माइनस करके हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो क्या करें, देखो I के साथ यहाँ 1 मल्टीप्लाई I कर दें, फिर माइनस कर दें, सेकंड मल्टीप्लाई J कर दें और प्लस कर दें थर्ड मल्टीप्लाई K। तो ये हम इसको अरेंज करते हैं। तो देखिए ज़रा इसको हम अरेंज कर रहे हैं। ये जो आपके पास जो कोफिशिएंट मिल रहे हैं, ये जो आपके पास ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है, इस इक्वेशन में हम IJK का मल्टीप्लाई करके इसको अरेंज कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे हम कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाई I माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई J और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई K। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I B2C3 माइनस B3C2 माइनस J, ये हो जाएगा C3 माइनस C1B3 और प्लस K, ये क्या मिल जाएगा आपको, प्लस K C2 माइनस B2C1। ये आपने यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C1 माइनस 3 इंटू I माइनस कॉमन ले लें तो जाएगा 1 माइनस C2 इंटू J और यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस C3 इंटू K। यदि हम इसको इक्वेशन A बोल दें और यदि हम इसको इक्वेशन B बोल दें,
यानी ये जो हो गई बी क्रॉस सी की वैल्यू हो गई, ये जो सी माइनस ए की वैल्यू हो गई। तो देख रहे हैं ये जो इक्वेशन मिल रहा है ये आपका ए पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है पार्ट ए है, और ये पूरा का पूरा क्या है पार्ट बी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी एम्प्लाइज बी वेक्टर वेक्टर सी, बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो ये आउटपुट डायरेक्टली आपको मिल जा रहा है, बी क्रॉस सी इक्वल टू सी माइनस ए। अब यहाँ पे हम अब आपके पास देखें ऑप्शन में देखें क्या क्या लाना है, तो अब उसके लिए सॉल्व करते हैं। आपको ऑप्शन में लाना है बी डॉट सी और यहाँ पे ए डॉट सी के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ। तो देखें यहाँ पे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ, पहले हम ले लें बी के साथ लेते हैं, वेक्टर बी के साथ। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ये बी क्रॉस सी वेक्टर बी वेक्टर सी, ये हो जाएगा डॉट विथ बी इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए और डॉट हो जाएगा वेक्टर बी। तो यहाँ देखें ये तो ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी ये हो गया बी सी और बी ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इक्वल टू हो गया सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी, और ये जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी, और यहाँ पे ये हो जाएगा सी डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी हो जाएगा। और आप देखें यहाँ पे ए डॉट बी जीरो गिवन है, यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू जीरो दैट इज़ गिवन। ये जब गिवन है इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कि बी डॉट सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी का प्रोडक्ट कितना होगा जीरो, यानी बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर, और यही आपका क्या दिया ऑप्शन बी दिया हुआ है। अब बिल्कुल सिमिलर इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विथ सी के साथ। यहाँ लिखें टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर सी, तो क्या हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा अब बी क्रॉस सी डॉट सी इक्वल टू सी माइनस ए डॉट सी। तो ये देखें ये तो फिर बन गया आपका ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया बी सी सी, ये इक्वल टू ये बन गया सी डॉट सी वेक्टर सी माइनस ए डॉट सी। तो ये तो फिर जीरो हो गया, और ये बन गया मॉड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस ए डॉट सी, यानी मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये ए डॉट सी, ये मिला आपके पास। तो ए डॉट सी यानी जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट सी नॉट इक्वल जीरो, माने आपका जो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिया है ए डॉट सी में, देखें यहाँ पे ए डॉट सी में ऑप्शन दिया हुआ है ए, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये बी ऑप्शन तो होगा क्योंकि बी डॉट सी आपका यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपके पास ये रिजल्ट, यहाँ पे क्या मिला रिजल्ट मिल गया मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये ए डॉट सी, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब देखें आगे एक ऑप्शन और चेक करना है अब एक ऑप्शन और चेक करते हैं। तो देखो हम रिजल्ट वही लेके चलते हैं बी क्रॉस सी इक्वल टू सी माइनस सी, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मॉड ऑफ बी क्रॉस सी का स्क्वायर इक्वल टू ये बी क्रॉस सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये सी माइनस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्स्टेंट लग जाएगा, क्या होता है ये मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ सी स्क्वायर इंटू एंगल बिटवीन देन, ये जाएगा साइन। और यहाँ देख रहे हैं आप कि बी और सी के बीच में अभी हमने प्रूव किया बी डॉट सी इक्वल जीरो, मतलब बी और सी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी। तो अब ये हमको सॉल्व करेंगे तो साइन पाई बाई 2 तो 1 हो गया, तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर और ये इंटू मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू ये मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस और 2 ओ ए डॉट सी की वैल्यू कितनी निकली है मॉड ऑफ सी स्क्वायर निकला है माइनस ये, यानी यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ
सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर डॉट मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर और माइनस हो गया मॉड ऑफ सी स्क्वायर। इसको अरेंज कर लें। यहाँ पे मॉड ऑफ सी स्क्वायर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास मॉड ऑफ सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर ये इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर। और यहाँ पे मॉड ऑफ सी स्क्वायर कितना हो गया, ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो गया। और मॉड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिया है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू अभी हमने देखा ऊपर कितना दिया है 11 दिया हुआ है। ये देखिए हम पहले निकाल के रख चुके हैं यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 11। ये मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या दिया है √11। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर जाएगा 11। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 11 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अब यहाँ देखें आपके पास कि यदि मॉड ऑफ बी स्क्वायर यदि ग्रेटर देन 10 है तो 1 प्लस ये वैल्यू कितनी है 10 है कि 11 है, ये वैल्यू शायद यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये 11 आ रहा है। और मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना दिया है, ग्रेटर देन 10 दिया है, ये हमने पहले निकाला हुआ है ये। तो 1 प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 11 हो जाएगा। और 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर ये लेस देन 1/11 हो जाएगा। तो 1 अपॉन ये 11 यहाँ ले आओ तो 1 प्लस मॉड बी स्क्वायर लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आपके पास लेस देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना दिया है 11 दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे कि मॉड ऑफ जो सी है ये ज़रूर क्या होगा, लेस देन √11 हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका जो ऑप्शन डी है ये ऑप्शन आपका ऑप्शन डी सही है। तो 13 का जो ऑप्शन आया हुआ है ये ए तो गलत हो गया है, ये ऑप्शन बी आया है, ऑप्शन सी आया है और ऑप्शन डी आया है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, सी होगा और डी हो जाएगा।